चलिए, सर्वप्रथम मुझे बताना था कि हमारा जो परीक्षा का पत्र है उसका क्या प्रारूप होगा। सर्वप्रथम उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपकी कल परीक्षा होगी, कल 8 तारीख है ना? हाँ, थोड़ा सा आगे हो जाओ प्लीज, कुछ नहीं दिखता है वहाँ से। और थोड़ा बस चलिए। क्या बताना था मुझे? हाँ, परीक्षा के संबंध में बताना था। परीक्षा हमारी कल होगी 8:15 बजे रात में, 8:15 से 9 पहला पेपर होगा। फिर इसके बाद आपकी 1:30 बजे से दूसरी कक्षा होती है ना? नहीं, 1:30 के बाद मतलब नहीं, कल, हाँ सॉरी, हाँ, अपनी जो कक्षा है, अपना जो पेपर है वो 9 से 9:45 बजे होगा रात में, और 8:15 से 9 इससे पहले जो कक्षा होती है उसका होगा। इससे पहले 6:30, ठीक है। और ऐसी जो लाइन से हैं फिर वो कल 2 एक साथ होंगी। पहले सुबह 7 बजे से लेकर के 8:30 तक, फिर अगली होगी 11:15 से 1-1:30 जो भी बजे तक होगी, ठीक है। हाँ, मतलब जो भी है वो एक दूसरे स्लॉट में होगी, तो आपको 2-2 परीक्षाएं साथ में देनी है, इतनी बात है, ठीक है। चलो, ये जो पेपर होगा, इस पेपर में 30 नंबर का पेपर है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति के भी 5-7 नंबर की रिक्त स्थान की पूर्ति होगी, हैं। परिभाषाएं होंगी, 3-4 परिभाषाएं आपको लिखनी होंगी, और अंत में एक बड़ा प्रश्न होगा 5 नंबर का, जो लिखना तो वही 4-5 लाइन से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही पेपर है, आराम से दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑलमोस्ट मुझे पता है सबके नंबर 25 तो आने ही हैं, लिख के ले लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। 5 मैंने अपने लिए सुरक्षित करके रखे हैं कि उसमें संभावना है भैया कि नंबर कटेंगे, 25 नंबर तो सबके आने ही आने हैं, ठीक है। चलिए, अब परिभाषाएं जितनी हमने याद की थी कल, मतलब 6 सूत्र, कौन बिना रुके ब्रेथलेस 6 सूत्र सुना सकता है? सुनाओ, चलो, सबको ध्यान से सुनना है, और मैं किसी से भी पूछने वाला हूँ 2 मिनट में। यस, व्हाट एल्स, हाउ एल्स? बोलिए। परोक्ष मित्रत प्रत्यक्षादि निमित्तम स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्कानुमानागम भेदम। शाबाश। स्मृति किसे कहते हैं? संस्कारोद्बोध निबंधना तदित्याकारः स्मृतिः स देवदत्तो यथा दर्शन स्मरण कारणकम स्मृति प्रत्यभिज्ञान। एक शब्द छूट रहा है। दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम, हाँ। दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम तदेवेदम। अरे पहले ये तो बताओ इसे कहेंगे क्या? प्रत्यभिज्ञानम। अब बोलो आगे। प्रत्यभिज्ञानम तदेवेदम तत्सदृशम तद्विलक्षणम तद्विलक्षणम तत्प्रतियोगी इत्यादि। और उदाहरण इसके? यथा स एव देवदत्तो। बोलो। गोसदृशो गवयः। गोविलक्षणौ महिषः। इदम् अस्मात् दूरम। और एक बस प्रतियोगी भी हो गया ना। अब सामान्य प्रत्यभिज्ञान के लिए उदाहरण क्या है? यह वृक्ष है, संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? अरे वृक्ष, वाह, वृक्षोयम इत्यादि। बहुत बढ़िया। चलो, तो ये सह बोलो, अयम बोलो, एक ही बात है, सब शब्द का ही रूप है। एक में तत् शब्द का रूप है, एक अदस शब्द का रूप है, बाकी कोई अंतर नहीं। चलो, और कौन सुनाएगा? 6 सूत्र बिल्कुल बिना रुके। हाँ जी, बोलिए भैया। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बताओ, ठीक है। स्मृति के 2 सूत्र सुनाइए।
स यथा देवदत्तोत स देवदत्तो यथा, चलेगा, कोई भी बोलोगे चलेगा। खड़े हो। हाँ, परोक्ष ज्ञान के प्रथम दो सूत्र। परोक्षमित्र प्रत्यक्षादि निमित्तम स्मृति प्रत्यभिज्ञानम तर्क अनुमान आगम वेदम। विभक्ति नहीं लगा सकते आप बीच में, सब जगह द्वंद्व समास है। स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम वेदम। बैठिए। और कौन है भैया, और किस किस को याद है? हाँ, खड़े होइए। स्मृति का सुनाइए। नह नहीं, स्मृति स्त्रीलिंग है ना, निबंधना। अरे नह नहीं, ना बस। हाँ, तदित्याकारा स्मृति। शाबाश। चलो, और कौन है भैया? वैसे मैं पूछ ही क्यों रहा हूँ, खड़े हो जाओ और सुनाना है, सबको ही सुनाना है, ये तो याद करके आने की बात थी। पीछे। यस। सेकंड नंबर का प्रत्यभिज्ञान कौन सा है? क्या बेटा, ऐसे थोड़ी मस्ती के लिए थोड़ी ये सब काम करना है। एक बार तो रात को देख करके आने की कही थी बात। खड़े रहिए। पीछे। आदि। हाँ, आपको मैं उदाहरण बोल रहा हूँ, आपको बताना है किसका उदाहरण है, ठीक है? गो सदृशो गवयः तत्सादृश। बहुत बढ़िया। और यही दूसरे नंबर का प्रत्यभिज्ञान है। दूसरे नंबर का प्रत्यभिज्ञान क्या है? सादृश प्रत्यभिज्ञान, जिसका उदाहरण है गो सदृशो गवयः। चलो इधर खड़े हो जाओ। हाँ, ऐसे एक प्रत्यभिज्ञान का नाम बताओ, ऐसे एक प्रत्यभिज्ञान का नाम बताओ जिसका उदाहरण है लेकिन ऊपर नाम नहीं है। नीचे उदाहरण है, ऊपर नाम नहीं है। छठे सूत्र में उदाहरण तो दिया है लेकिन पांचवें सूत्र में उसका नाम नहीं बताया है। कितने लोगों को पता चल गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चलो, कुछ तो होप है। बाकी आप लोग सब मेरा मुंह किसी को नहीं देखना है, सबको सूत्र याद करना है। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछूंगा। चलो खड़े रहो। बताइए भैया, क्या क्या क्या, ये क्या होता है क्या? बोलिए, ध्यान से सुनिए। साधारण प्रत्यय। साधारण या सामान्य प्रत्यभिज्ञान। क्या उदाहरण दिया उसका? वृक्षोयम। यह वृक्ष है। ठीक है, समझ आ रही बात? चलो, प्रत्यभिज्ञान के पांचों के नाम बताइए। 5 प्रत्यभिज्ञानों के नाम बताइए। पहला, बेटा सुनो, मस्ती अपनी जगह होती है क्लास में, पढ़ाई अपनी जगह होती है। आपको वो मस्ती इसीलिए कराई जा रही होती है ताकि आप चीज़ों पर जल्दी ध्यान दे सकें। इधर बोलो, नाम सुनाओ प्रत्यभिज्ञान के। पहला, अरे ये क्या हो रहा है भाई? यस, अरे ये तो परोक्ष प्रमाण के भेद हुए। प्रत्यभिज्ञान के 5 भेद पूछ रहा हूं, विथ इत्यादि। बेटा राजा, पीछे ब्लैक ब्लैक। हाँ, नाम भी बताइए अपना। नाम क्या है? अनिकेत। अनिकेत, बताइए। तदेवेदम। अच्छा, ऐसे बोलना, ऐसे बोल दो, ठीक है। तदेवेदम सदृशम वैलक्षणम तत्विलक्षणम तत्प्रतियोगी, और अभी तो नाम बताया सामान्य। ये 5 भेद हैं। 5 भेदों के नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसके 5 भेदों के नाम मेरे पीछे दोहराइए। बोलिए, एकत्व, सादृश, वैसादृश, प्रतियोगी, सामान्य। एकत्व, सादृश, वैसादृश, प्रतियोगी, सामान्य। बैठिए। आप दोनों नहीं, आप दोनों नहीं कहा मैंने। अरे मैंने, खड़े हो। हाँ, अब लिख लो आपको जो लिखना है। बोलो, क्या कह रहे हैं? वैसादृश, वैलक्षण, विलक्षण, अपर, इतर, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। यहाँ कोई भेदों के, कोई नामों में समविरूढ़ नहीं। हाँ,
अरे छोड़ो यार, मैं मस्ती के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। आपको मैं चीज़ें देख करके बता रहा हूँ, उसमें से सिद्ध कर रहा हूँ, क्यों एक्स्ट्रा आप दिमाग लगा रहे हो? मेरे को पता है वहाँ क्या लिखा है। हाँ, इत्यादि से तो और हज़ारों लेना है, वो तो आपको कहाँ से लेना है, नीचे लिखा है जो अयम वृक्षः, ये किसका उदाहरण है? ऊपर तो कोई बताया नहीं था, तो ये उसका उदाहरण है। लेकिन नीचे भी जो दिया ना अयम वृक्षः, उसके बाद भी एक इत्यादि लिखा है, मतलब बहुत सारे और प्रत्यभिज्ञान हो सकते हैं। अभी तो कुल मिलाकर के इन्होंने ऊपर वाले सूत्र में 4, नीचे वाले सूत्र से 5, और फिर तो चाहे जितने आप लगा लो, कोई बात नहीं है। सुनाओ अब, चलो भेद, पांचों के नाम सुनाओ। पहला, हाँ चलो अभी अभी सुने, कोई बात नहीं। सादृश, वैसादृश, प्रतियोगी, सामान्य और एकत्व। बस चेन लग गई, इधर से इधर आ गए हो, बस कोई नहीं, बैठिए। चलो बैठिए भैया, ओ राजा बेटा बैठो। यस, आपके बगल में क्या नाम है? हाँ, संयम। संयम सुनाइए पहले 2 सूत्र। अरे क्या किसका? हाँ बोलो। पहला ये परोक्षम इतरत, बिल्कुल एक बार भी नहीं पढ़ा क्या बेटा? ये तो जो विषय कठिन हैं, जो आपकी बुद्धि में नहीं जाते हैं, उनके लिए थोड़ी तो मेहनत करो। चलो बोलो, बैठो। देख करके मुझे पढ़वाना होता तो फिर बेटा तो मैं किसी को भी खड़ा कर सकता था। बोलिए, पहले 2 सूत्र सुनाइए। परोक्षम इतरत, हाँ प्रत्यक्षादि निमित्तम प्रत्यभिज्ञान अनुमान तर्क आगम। फिर से। प्रत्यक्षादि निमित्तम तर्क अनुमान। अरे कहाँ से स्टार्ट करोगे? पहला भेद स्मृति, प्रत्यक्षादि निमित्तम स्मृति, प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम, भेदम। शाबाश, इधर जल्दी करो, समय नहीं है बिल्कुल। हाँ, बताइए मुझे किसके भेद? प्रत्यभिज्ञान के 2 सूत्र सुनाइए, 5वां और 6वें नंबर का सूत्र। ये तो जवाब पॉसिबल, आपको ये जवाब देना ही नहीं है, क्लास में ही सब करना है क्या बेटा? 2-5 मिनट का तो समय दिया करो। हो गई क्लास, छुट्टी पाई हमने, ये तो नहीं ठीक है। दिस इज़ नॉट ओके। एनीबॉडी एल्स सुनाएंगे आप? बोलिए। कारणकम, संकलनम, प्रत्यभिज्ञानम। हाँ, अब तदेवेदम, तत्प्रतियोगी इत्यादि। बैठिए, चलो ये इतना ही बहुत है। सुनाओ, यही सेम। चलो दूसरा सुना दो। तद्विलक्षणम, तत्प्रतियोगी इत्यादि। पहला मैं बता देता हूँ। दर्शन, दर्शन आँखें, प्रत्यक्ष दर्शन, स्मरण, क्योंकि हमने पहले से पता है ना हमको कि जो आगे वाला होगा उसके पीछे वाले साथ में होंगे ही। दर्शन, स्मरण, कारणकम, संकलनम, प्रत्यभिज्ञानम। बैठिए, चलो। यस, इधर। हाँ, और कौन? हाँ, चौथा सूत्र बताइए। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा, चौथे सूत्र में कुल मिलाकर के 3 शब्द हैं। चलो ऐसे पूछता हूँ, स्मृति का उदाहरण बताइए। एक मिनट, आपको स्मृति का पूरा बताना है तो वो उसमें से उदाहरण बताएंगे। बोलो, स्मृति की परिभाषा और उदाहरण। नहीं नहीं नहीं, और उदाहरण। अब बताओ चौथा सूत्र कौन सा है? क्या बेटा, ऐसे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। सदेव दत्तो यथा। बैठिए, चलो। तो कल हमने भैया यहाँ तक बात कर ली थी। मैं अपना काम पूरा करता हूँ, आपसे आपका काम हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं है। मैं
बिल्कुल भी कक्षा का और डेकोरम नहीं ख़राब कर सकता हूँ। हमने अभी तक चर्चा कर ली है परोक्ष। अच्छा हाँ, पुराना कोई विषय आपको नहीं समझ में आया हो तो आप वो ज़रूर पूछ सकते हैं। बोलो, आप कुछ पूछ रहे थे, भूल गए। एक तत्सदृशम था यस, और एक तद्विलक्षणम। विलक्षणम तत्सदृशम सदृशम में, हाँ, में ऐसा था कि यह इसके समान है, इसके समान, और दूसरे में था विलक्षण है। उससे भिन्न है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि उसके समान है, यानी उसमें कोई तो अलग बात है, तो उसमें अगर तत्सदृश बन गया तो फिर भिन्नता भी मिल जाएगी। सी, जब हम जिस चीज़ को फोकस करते हैं ना उसी को फोकस करते हैं। जैसे तुम और ये दोनों जन बैठे हैं, अब मैं जब तुम दोनों के हाथ पैर को फोकस कर रहा हूँ तो तुम्हारे पास भी 2 हाथ हैं, इसके पास भी है, तुम्हारे पास भी 2, तो अभी मैं कॉमनैलिटी पर फोकस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं सदृश पर बात कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हारी शक्ल पर आ जाऊँ तो तुम्हारा चेहरे पर चश्मा नहीं है, इसके चेहरे पर चश्मा है, तो इससे मैं डिफरेंस पर बात कर रहा हूँ। तो 2 चीज़ों के बारे में बात करने को सदृश विसदृश नहीं कहते। 2 चीज़ों में जो कॉमन चीज़ है उसको बात करेंगे तो सदृश, 2 चीज़ों में जो अनकॉमन है उसको फोकस करेंगे तो विलक्षण। हे भगवान, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे 2 ट्विन्स हैं, जैसे 2 ट्विन्स हैं, ट्विन्स, अब उनमें आप डिफरेंस कैसे बताओगे? बिल्कुल सेम शक्ल है, बिल्कुल सेम दिखते हैं। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है जब हम जिस पर फोकस कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है वस्तु कैसी है। वस्तु तो कैसी भी हो सकती है। देखो, प्रत्येक द्रव्य में अपने अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं, तुम्हारे अविभाज्य प्रतिच्छेद, इसके अविभाज्य प्रतिच्छेद अलग होते हैं। अब कितनी ही एक जैसी वस्तु ले आओ, कितनी ही एक जैसी वस्तु ले आओ, केवल ज्ञान के विषय के सामने तो सब कुछ फीका है। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब ये है कि ज्ञान कब किसको फोकस कर रहा है उसकी बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही कि वस्तु कैसी हैं। वस्तु तो समान भी हो सकती हैं, असमान भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ ये कितनी चीज़ें हैं? 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें यहाँ रखी हैं, ये 2 चीज़ें यहाँ रखी हैं। अब बताओ इनमें समानता है कि डिफरेंस है? हम जिसको फोकस करेंगे वो है, इससे कोई लेना देना नहीं वस्तु कैसी है, ठीक है? क्योंकि वस्तु के ज्ञान करने को प्रमाण कहते हैं, वस्तु को प्रमाण नहीं कहते। समझ गए? वस्तु को क्या कहते हैं? वस्तु को प्रमेय कहते हैं, ठीक है? चलो बोलिए। यस, हाँ, आगम के भेद क्यों नहीं किए ऐसा? पहले भी मैंने इस बात के बारे में कहा है, बैठिए। जैसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, दोनों में इतना तो रिलेशनशिप है कि एक के बाद दूसरा होता है, लेकिन ये बात नहीं है कि दोनों को हम एक कैटेगरी का कह दें। जैसे मति ज्ञान के जो भेद होते हैं वो सारे के सारे भेद क्या श्रुत ज्ञान के भी भेद हैं? ऐसा तो नहीं है। इसीलिए हमने तर्क, अनुमान, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, इन सब में चूंकि परस्पर पीछे पीछे जाने पर रिलेशनशिप बैठ रहा है, लेकिन कई बार स्मृति के बाद डायरेक्ट श्रुत ज्ञान हो जाता है, कई बार अवग्रह के बाद डायरेक्ट श्रुत ज्ञान हो जाता है, कई बार मात्र धारणा के बाद श्रुत ज्ञान हो जाता है। तो उसमें वो सीक्वेंस नहीं चाहिए पड़ता है, इसलिए हमने आगम को सेपरेट रखा है और बाकी सबको लाइन से रखा है, ठीक है? चलो बोलिए। मतलब प्रश्न वही लोग पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी मुझे पहले उत्तर दे चुके हैं, अब वो बात तो उनकी थी जिनको याद नहीं है। हाँ बोलिए। प्रतिविज्ञान का जो सूत्र है उसमें 2 सूत्र दिए हैं। यस, मतलब वो दूसरा सूत्र है जो तदेवेदम तत्सदृशम हाँ वाले में, हाँ, मतलब वो उसके में उसके भेद बताया, फिर उसकी परिभाषा ही बताई। अच्छा देखो मुझे बताओ, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये सब मति ज्ञान के भेद हैं या उसका स्वरूप ही है? दोनों बातें सही हैं। स्वरूप नहीं घटेगा तो भेद कैसे घटेंगे? ऐसे ही वहाँ लगाना, ठीक है? बैठिए। देखो जैसे आपको पता है अपने प्रमाण की परिभाषा में मुख्य प्रमाण की परिभाषा कितनी सी है? भाई इतनी सी है, ज्ञानम प्रमाणम। अरे जो पहला सूत्र है स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, तो इसमें जो प्रमाण से सबसे क्लोज है वो क्या है? ज्ञान है।
इसका मतलब असली प्रमाण किसे कहते हैं? ज्ञान को कहते हैं। बाकी सब क्या हैं? बाकी उसके विशेषण हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी लगाना है। जैसे प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? तो संकलन को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। संकलन कैसा होता है? तो उसका विशेषण दिया है दर्शन स्मरण कारणकम। ऐसे ही स्मृति है। स्मृति की मुख्य परिभाषा क्या है? तदित्याकारा। लेकिन तदित्याकारा का विशेषण क्या है? संस्कारोद्बोध निबंधना। समझ में आ रही है आपको बात? तो जो सबसे क्लोजेस्ट वर्ड है वो तो है उसका लक्षण, और उसके पहले वाला जो है वो है उस लक्षण का विशेषण। बात समझ में आई क्या? पक्की बात सबको आ गई समझ में? सबके इतने प्यारे मुंह देख करके क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? नहीं, देखो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आएगा मज़ा। वरना ऐसे तो बिल्कुल सोते हुए चेहरे आओगे और सोते हुए चेहरों से जाओगे, तब तो हो गया काम। देखो हाँ, खड़े हो जाओ। ये लड़का है ये लड़का है। तब लड़का क्या हो गया? इसका लक्षण हो गया। अब ये कैसा लड़का है? तो वो सब उसके लड़केपन का विशेषण होगा। कैसे? ये अच्छा लड़का है, ये बुरा लड़का है, ये गोरा लड़का है, ये काला लड़का, ये सब क्या हैं? उसके विशेषण, उसके पुरुषत्व के ये सब विशेषण हैं। ये समय पर आने वाला लड़का है, ये लेट आने वाला लड़का है, ये क्लास में सुनने वाला लड़का है, ये क्लास में सोने वाला लड़का। बैठिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी उस शब्द से सबसे क्लोजेस्ट होगा उसको तो उसका लक्षण कहेंगे, और लक्षण बनाने के लिए जो उसका और स्वरूप बताना पड़ता है उसको उसका विशेषण कहते हैं। तो लक्षण का विशेषण उससे भी पहले दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको सब जगह देखने को मिल जाएगा। अभी आगे वो भी आएगी, आगम की परिभाषा, वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। बोलिए। देखो, प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? तो प्रत्यभिज्ञान संकलन को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। संकलन मतलब दो चीज़ों का एक साथ जुड़ना। तो अब दो चीज़ें तो बताओ जो एक साथ जुड़ेंगी। दो चीज़ें हैं, एक दर्शन और दूसरा है स्मरण। अब इनमें कौन सा कारण है और कौन सा कार्य है? तो दर्शन है कारण जिसका कार्य है स्मृति, और जब इन दोनों का होता है संकलन इसे कहते हैं प्रत्यभिज्ञानम। ठीक है, तो ट्रिगर किसने किया था? ट्रिगरिंग तो जानते हो आप, ट्रिगर किसने किया था आपकी स्मृति को? तो वो दर्शन ने किया था। इसलिए दर्शन कैसा हो गया? स्मरण के लिए कारण। इसलिए स्मरण कारणम दर्शनम। एतत् यत्र विधीयते तत्र संकलनम भवति। संकलनम इति प्रत्यभिज्ञानम। तो ये उसकी मोटी मोटी परिभाषा होगी। ठीक है, चलो भैया, ये भेदों में किसी को कोई और तकलीफ तो नहीं है? सबको बात समझ में आ गई? तो फिर याद क्यों नहीं किए? अब ये सारे प्रश्न इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि आप फेल नहीं हो रहे हैं। फेल कौन हो रहा है? अरे ऐसे अब तो मुंह देख करके बोलो आप। यदि आपको याद नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फेल नहीं हो रहे हैं, मैं फेल हो रहा हूँ। लेकिन आप कितने फेल हो रहे हैं? आप रुचि नहीं दिखा रहे हैं, बस इतने फेल आप हो रहे हैं। बाकी का फेल तो सारा मैं ही हो रहा हूँ कि मैं आप में रुचि भी नहीं पैदा कर पाया। तो अब वो मेरा पाप मुझ तक रहने दो, तुम अपना, वो ऐसा कहते हैं ना, बड़ी फेमस लाइंस हैं भगवान, अरे क्या, नहीं, बहुत फेमस लाइन है कि भगवान आप तो अपना काम करो, हमारे मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद समारो। चलो, तो आप अभी जितना जैसा आपको समझ में आ रहा है आप कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। चलो क्या बोल रहा था मैं, और कुछ पूछ रहे थे आप, बोलिए। नहीं, इस देखो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप है। जब तक आपने सामने कुछ नहीं देखा तब तक आपको पीछे कुछ याद नहीं आया, ये बात इम्पॉर्टेंट है। याद अकेले आपको आ रहा है तो वो तो स्मृति में जाएगा,
लेकिन सामने वाली चीज़ से आपको कोई चीज़ याद आ रही है तो वो प्रत्यभिज्ञान में जाएगा। डिफरेंस समझ में आया? दर्शन और स्मरण हाँ के संकलन का जो कारण है वो हाँ नहीं, फिर तो आपको संकलन कारणम ऐसा सूत्र बनता। तब सूत्र बनता दर्शन स्मरणयोः, दर्शन और स्मरण का संकलन का कारण प्रत्यभिज्ञान है, तब सूत्र ऐसा बनता। लेकिन सूत्र ऐसा नहीं है। सूत्र ये कह रहा है दर्शन स्मरण कारणकम, दर्शन जो है वो ही स्मरण का कारण है। तो अब जब आप इसके बाद समास पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह पर किस तरीके से समास फिट किया जाता है। तो यहाँ समास बनेगा दर्शनस्य, समास बनेगा हाँ स्मरणस्य कारणकम, स्मरणस्य कारणकम, ये तो पीछे वाले का बनेगा, इसे कहेंगे हम स्मरण कारणम। और फिर आप यहाँ आगे से लगाओगे तो रूपक कर्मधारय लगाओगे, दर्शनमेव कारणम यस्य सह, दर्शनमेव अस्य कारणम इति दर्शन स्मरण कारणकम, वो ऐसा उसका समास बनेगा। अब वो जब आएगा समास विग्रह तभी आपको पता चलेगा, अभी ज़रा मुश्किल है पता कर पाना। चलो अभी आप मेरी बात मान करके चलो, बाद में जब आप पढ़ लोगे समास तब आपको किताब में क्या कैसे कनेक्शन बैठ रहा है वो समझ में आ जाएगा। चलो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कनिष्ठ में, ऐसी लगती हैं हमको कि ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। ग्रेजुअली जब चीज़ें और पढ़ी जाएंगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो, अब मुझे एक और नया गेम खिलाना था आपको। गेम कौन सा है? तो गेम है जोड़ी बनाओ, ठीक है? जोड़ी बनाओ गेम है और बड़ा कॉमन गेम होता है ये। दुनिया में आपको बहुत आसानी से, बहुत इजीली पकड़ में आने वाला गेम होता है, तो इसमें आपको बहुत दिक्कत नहीं है। देखो, जो है उससे जो नहीं है उसका रिश्ता पता करने को क्या कहते हैं? जो है उससे जो नहीं है उसका रिश्ता पता करने को क्या कहते हैं? इसको तो तर्क कहते हैं, लेकिन ये यहाँ की भाषा में मैं तो एक जनरल लैंग्वेज में कह रहा हूँ। आप रियल लाइफ में आपके सामने कोई चीज़ रखी हुई है, उससे आपको कोई ऐसी चीज़ का पता चल रहा है जो सामने नहीं रखी हुई है, उसको आप क्या कहोगे? साधारण सी लैंग्वेज में इसको अपन लॉजिक कहते हैं। तुक्का नहीं, तुक्का तो गलत चीज़ को कहते हैं। लॉजिक का मतलब ये होता है हम जब एक चीज़ को देख करके उससे रिलेटेड किसी और चीज़ का याद करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉजिक कहते हैं। लॉजिक का ही सीधी सी भाषा में नाम तर्क होता है। अब हम तर्क प्रमाण पर थोड़ी सी बात कर रहे हैं, देखो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है? अब आपको सिर्फ ये सोचना है, मैं एक वर्ड बोलूँगा और आपको उससे ऐसा वर्ड बोलना है जो उससे बहुत क्लोजली रिलेटेड वर्ड हो, ठीक है? भाई, माता, मम्मी, पापा, अच्छा, दादा, दादी, बुआ, अच्छा, साइन थीटा, क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, माइक, स्पीकर, पेन, बस मेरे ख्याल से बहुत हो गया, अब मुझे और याद नहीं आ रहे हैं क्योंकि जाने दीजिए। अच्छा देखो, तो इसका मतलब ये होता है इन सब चीज़ों में बहुत क्लोजली रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं। यही रिलेशनशिप्स पर हम जितना सोचते जाते हैं ना, यही रिलेशनशिप्स बाद में जाकर के बड़ी बड़ी किताबें बन जाती हैं। जैसे चेतन भगत का आपने नाम सुना है? 2-4 लोगों ने, 8-10 लोगों ने तो सुना होगा। चेतन भगत की सारी नॉवेल्स में एक चीज़ कॉमन होती है, वो क्या होती है? वो होती है लव स्टोरी। क्या कॉमन होता है? लव स्टोरी। उसमें मिनिमम एक लव स्टोरी होगी। लव स्टोरी पर दिमाग हमारा कैसे जाता है? लव स्टोरी पर दिमाग हमारा जाता है मम्मी पापा के रिश्ते से, क्योंकि जहाँ जहाँ मम्मी वहाँ वहाँ पापा, जहाँ जहाँ पापा वहाँ वहाँ। अब ये अकेला, सपोज मम्मी अकेली आई होंगी यदि आपकी इस शिविर में, तो भी उन्हें देख करके हमें ऑटोमेटिकली पापा याद रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हमने कभी इन दोनों को अलग अलग एंटिटीज़ के रूप में नहीं देखा, हमने हमेशा इनको एक देखा है। यदि हमने मम्मी से कुछ मांगा है
और फिर मम्मी ने मना किया है, तो हम क्या अर्थ निकालते हैं? पापा ने मना किया होगा। इसको कहते हैं व्याप्ति। क्या कहते हैं इसको? व्याप्ति। जहाँ दो चीज़ों के बीच में बहुत क्लोज इंटेंस रिलेशनशिप होता है उसको कहते हैं व्याप्ति। जैसे एग्ज़ाम में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं ना, इबारत के प्रश्न आते हैं, तो उनमें आपको स्पीड और डिस्टेंस दिया होगा। आप क्या निकाल लोगे उससे? टाइम निकाल लोगे। यदि उस क्वेश्चन में आपको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो आप क्या निकाल लोगे? मतलब निकाल नहीं लोगे हाइट, लेकिन आपको ये पता है उनके वॉल्यूम निकालना होगा, कुछ निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे? चलो, तो कहने का मतलब इन सब चीज़ों के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। तो इस गहरे रिश्ते को इस रिश्ते को क्या कहते हैं? इस रिश्ते को कहते हैं, इस रिश्ते को क्या कहते हैं वो छोड़ो, इस रिश्ते का संबंध कौन से प्रमाण से है? तो तर्क प्रमाण से इसका संबंध है। सबको समझ में आ गई बात? कुछ दिया हुआ है, उससे उसे निकालना जो नहीं दिया हुआ है। जैसे अभी इतने सारे लोग मुझे शरीर वाले यहाँ नज़र आ रहे हैं, यहाँ इतने सारे लोग मुझे शरीर वाले नज़र आ रहे हैं। इससे मुझे क्या पता चला? इन सब के अंदर आत्मा है। तो जो दिख रहा है उससे जो नहीं दिख रहा है उसका अंदाज़ा हो जाता है। बात समझ में आ गई सबको? अब देखो यहाँ परिभाषा पढ़ते हैं। उपलम्भानुपलम्भ निमित्तम, नहीं आई आवाज़, फिर से। उपलम्भानुपलम्भ निमित्तम व्याप्ति ज्ञानम ऊहः। उपलम्भानुपलम्भ निमित्तम व्याप्ति ज्ञानम ऊहः। ठीक है, सरल है, 3-4 बातें हैं, फटाफट आपको समझ में आ जाएंगी। देखो, उपलम्भ का मतलब होता है जो दिखाई दे रहा है, अनुपलम्भ का मतलब होता है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो उपलम्भ से अनुपलम्भ का पता लगाना, इसे क्या कहते हैं? व्याप्ति। और व्याप्ति के ज्ञान को क्या कहते हैं? तर्क। इतनी सी कहानी है, ठीक है। हाँ, व्याप्ति का मतलब होता है दो चीज़ों का हमेशा साथ होना, इसको व्याप्ति कहते हैं। 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। जैसे हाँ, कभी आप अपनी अकेले मम्मी के साथ किसी शादी में गए हो, लिफाफा लेकर गए होंगे, 1 बार 2-4 बार तो गए ही होंगे। अब वो जो लिफाफा जाता है उस पर क्या लिखा है? उस पर आपके परिवार का नाम लिखा होता है, उस पर सिर्फ आपका नाम नहीं लिखा होता। तो अब वो पूरे परिवार में जितने लोग होंगे, सपोज़ 8 लोग उस परिवार में रहते हैं, तो वो 8 के 8 का सपोज़ एक नाम होगा, भैया जैन परिवार, महोटी परिवार या सिंघई परिवार, कुछ जो भी नाम होगा वो लिख कर के सामने वाले के घर पर दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? पूरा परिवार आया था क्या? शादी में पूरा परिवार आया था? नहीं। लेकिन हिसाब कैसे लगाया जाता है? भैया उनके परिवार वाले आए थे। समझ में? अब वो लिफाफा क्या हो गया है? व्याप्ति हो गया है आपके पूरे परिवार के लिए। बात समझ में आ गई आपको? व्याप्ति का मतलब क्या होता है वो क्लियरली समझ में आ रहा है। जैसे कपड़े वाले और गृहस्थ, जो कपड़े वाले होते हैं वो गृहस्थ होते हैं। अभी फ़िलहाल अपन दिगंबरों के हिसाब से बात कर रहे हैं। भैया कोई श्वेतांबर हो तो बुरा नहीं मानना। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जो कपड़े वाले होते हैं वो गृहस्थ होते हैं। अब गृहस्थ का मतलब तो घर में रहना होता है और कपड़े वालों का मतलब तो कपड़े वाला होता है। इन दोनों में कैसे रिलेशनशिप बिठाया हमने? व्याप्ति से। बात समझ में आ रही है आपको? व्याप्ति का मतलब होता है दो चीज़ों का एक साथ होना। अब दो चीज़ों का एक साथ होने पर क्या ये मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा? ये ज़रूरी है क्या? ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे स्पीड बढ़ी लेकिन टाइम कम हो गया। स्पीड बढ़ी, टाइम कम हो गया, तो वो डिस्टेंस हमने जल्दी पार कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया ना। इसका मतलब उनके बीच में जो संबंध है उस संबंध को कहते हैं अविनाभाव। दो चीज़ों में रिश्ता है, इसको कहते हैं व्याप्ति। और इनमें कौन सा रिश्ता है उसे कहते हैं अविनाभाव। अरे कुछ बात समझ में आ रही है?
देखो इसको तो रखना पड़ेगा। ये मम्मी और पापा तो समझ में आ गया आपको, पेन पेंसिल भी समझ में आ गया। ये क्या है? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। अब स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का एक दूसरे से रिश्ता है, इसको हम कहेंगे व्याप्ति, मतलब इनकी एक दूसरे में व्याप्ति है। लेकिन संबंध कौन सा है? संबंध है ये कम होगा तो ये भी, अरे नहीं सॉरी, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? इसको कहते हैं अविनाभाव। मतलब संबंध जो बताता है उसको कह रहे हैं अविनाभाव, और इन तीनों में रिलेशन है उसको कहेंगे हम व्याप्ति। देखो तीन चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मतलब तीन चीज़ों में संबंध है, बता नहीं रहे हैं कौन सा क्या, कौन सा कितना, कुछ नहीं बता रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं व्याप्ति। ठीक है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब लेकिन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? बढ़ते हुए रिलेटेड हैं, कम होते हुए रिलेटेड हैं, दोनों का एक दूसरे से रिलेशनशिप बिल्कुल ही ऑपोजिट है, वो जो भी हम बताएंगे उसको कहेंगे अविनाभाव। तो अविनाभाव कैसे बनता है? स्पीड टाइम बढ़ने पर स्पीड कम हो जाती है, ये अविनाभाव का वाक्य है। व्याप्ति का वाक्य क्या होगा? जहाँ जहाँ स्पीड होती है वहाँ वहाँ डिस्टेंस और टाइम से रिलेशन होता है। बात समझ में आ गई? व्याप्ति और अविनाभाव में अंतर होता है। ठीक है, वो उतना मोटा थोड़ा सा आपको सिर्फ याद रखने के लिए बताया है, बहुत अभी आपको उसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम का भी उससे रिलेशनशिप ज़रा कम है। इतना ही आपको याद रखना है व्याप्ति किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं उनको हम व्याप्ति कहते हैं। ठीक है, बोलिए दीदी। अविनाभाव का और एग्जाम्पल दूं मैं? ठीक है, अविनाभाव का एग्जाम्पल, राइट। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर सुना है आपने? सुना है? यदि C को मैं डबल करूं, C मतलब C होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। C को यदि मैं डबल करूंगा तो ये जो हमारा E मतलब एनर्जी है वो 4 गुना हो जाएगा। इसको कहते हैं हम अविनाभाव। हाँ, जो प्रपोर्शनैलिटी होती है उसको हम कहते हैं अविनाभाव। समझ में आ रही है बात? दीदी को आ गई, उनके ही काम की थी, अभी आपके काम की नहीं है। चलो चलिए अभी आगे। बिल्कुल, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। व्याप्ति जैसे आपने देखा, हाँ, ज्ञान गुण से हमने आत्मा की व्याप्ति बनाई। जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ आत्मा होती है, जहाँ जहाँ आत्मा नहीं होती है वहाँ वहाँ ज्ञान भी नहीं होता है। ये जो आपने व्याप्ति बनाई है, इस व्याप्ति में एक ज्ञान गुण से कितने गुणों का संबंध बैठ गया? अनंत गुणों का, क्योंकि अनंत गुणों के अभेद को ही आत्मा कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ सुख है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ चारित्र है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ श्रद्धा है। एक चीज़ से आपने इतनी सारी चीज़ों का हिसाब लगाया, समझ गए? अब ज्ञान ज़्यादा और कम से, श्रद्धा के ज़्यादा और कम का कोई संबंध नहीं है। ये क्या है? अविनाभाव। बात समझ में आ रही है आपको? इनमें बहुत गहरा अंतर है। यदि आप इस अंतर को समझ गए ना तो समझ लो बहुत बड़े बड़े जो द्रव्यान योग के ग्रंथ हैं, जैसे तत्वार सूत्र, राजवार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, इन सब को समझना बहुत आसान हो जाएगा कि व्याप्ति में और अविनाभाव में कितना डिफरेंस होता है। लेकिन ग्रेजुअली आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ भी जाएगा। बोलिए। अब अन्वय और व्यतिरेक बेटा ये भेद हैं उदाहरण के, और उदाहरण होता है व्याप्ति प्रयोग। तो व्याप्ति के दो होते हैं, एक होता है व्याप्ति का कथन, एक होता है व्याप्ति का प्रयोग। ये सब बाद की कहानी, अभी दिमाग नहीं लगाओ। अभी जितना दिमाग लगाना है ना, अभी सिर्फ उतना दिमाग लगाओ। ठीक है, मैंने जितना बताया, यदि वो आपको नहीं समझ में आया तो आप वो पूछो। इसके अलावा आपने जो जो सुन रखा है वो मत पूछो। अभी बोलिए। अविनाभाव की परिभाषा,
एक का दूसरे के बिना न होना, अविना भावः, एक का दूसरे के बिना न होना। तो हाँ, रिलेशन, तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप हमने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, उसको हम कहेंगे। ये अभी 2-3 चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, व्याप्ति में, अविनाभाव में, तर्क में, इन सब में क्या अंतर होता है, ये सब धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको अलग से बैठना पड़ेगा तो समझ में आएगा। ठीक है, बोलिए। अरे मर गए, मैं कह ही रहा हूँ ना बेटा, अभी आपने जो और वर्ड सुने हैं ना, वो जब मैं इंट्रोड्यूस करूँगा ना तब आप दिमाग लगाना, अभी उन पर दिमाग नहीं लगाओ, अभी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाओ। बोलिए जोर से। व्याप्ति की परिभाषा, दो चीज़ों का एक दूसरे से संबंधित होने को व्याप्ति कहते हैं। हाँ, धुआं और आग के संबंध में व्याप्ति होती है, धुएं और आग में व्याप्ति होती है। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, ये उसकी व्याप्ति का संबंध है। ठीक है। हाँ, अब इनमें अविनाभाव का संबंध कैसा होगा? धुआं ज़्यादा है तो अग्नि ज़्यादा है, ये उसके साथ में रिलेशनशिप हो गया, जिसको हम ये अविनाभाव तो है, लेकिन अविनाभाव कैसा है तो उसे बताने के लिए हम अलग से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। चश्मा लगना, इससे क्या समझ में आता है कि आंखें खराब हैं, लेकिन कितनी खराब है? तो जितना मोटा चश्मा उतनी खराब आंख। समझ में आई बात? तो इसको कहेंगे हम अविनाभाव संबंध। जितना पतला चश्मा उतनी कम आंख खराब। ठीक है, तो उस हिसाब से आप उसको समझ सकते हो। चलो, हो गया। अब आप बोलो। ये आपने पहली परिभाषा बताई थी, उपलब्ध से अनुपलब्ध का ज्ञान होना, उसे व्याप्ति कहते हैं। हाँ, उसे तर्क कहते हैं। नहीं, उपलम्ब से अनुपलम्ब की व्याप्ति का ज्ञान होना, इसे तर्क कहते हैं। तो उपलम्ब से अनुपलम्ब का निमित्त है, इसको तो कहते हैं व्याप्ति। इस व्याप्ति का ज्ञान जहाँ होता है उसे तर्क कहते हैं। ठीक है। तो व्याप्ति तो दुनिया में लाखों चीज़ों की है, लेकिन उस समय पर आपको जो याद आ रहा है उसको कहेंगे तर्क। और यदि आपको वो फॉर्मूला याद नहीं आया तो क्वेश्चन आपको आंसर आते हुए मार्क्स 0 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको तर्क याद नहीं आया, पता होने के बाद भी। तो होता है कई बार एग्जाम में ऐसा होता है, अरे यार इसमें ये फॉर्मूला लगना था कि ये फॉर्मूला, अरे मैं ये फॉर्मूला, सब गड़बड़ हो गया, तो पूरे मार्क्स आपके चले जाते हैं, वो ऐसे ही चले जाते हैं। ठीक है। चलो, ऊहा की परिभाषा एक बार फिर से। ऊहा किसे कहते? ऊह मतलब तर्क का दूसरा नाम ऊह होता है। तो यहाँ जो ऊह शब्द लिखा है उसका मतलब है तर्क। ठीक है। उपलम्भान उपलम्ब निमित्तम व्याप्ति ज्ञानम ऊह। ठीक है। उपलम्ब से अनुपलम्ब का ज्ञान, अनुपलम्ब की व्याप्ति का ज्ञान कराने को तर्क कहते हैं। ठीक है। क्या? ऊह। अरे म इधर चला जाएगा, ऊ अकेला बचेगा, तो ऊह हुआ ना बेटा। ज्ञानम ऊह, व्यंजन संधि है, अभी पढ़ोगे आप तो आपको ख्याल आ जाएगी। ठीक है। चलो, अब बस इसकी एक और लाइन है, इतना और सुन लो, बाकी छुट्टी पाई। इदम अस्मिन सत्येव भवति, बोलो। असति तु न भवति एव। इदम मतलब होता है यह, अस्मिन मतलब होता है इसमें, सती का मतलब होता है होने पर, मतलब यह इसके होने पर होता है। मतलब धुआं किसके होने पर होता है? अग्नि के होने पर होता है। और इसके न होने पर मतलब अग्नि के न होने पर कौन नहीं होता है? धुआं नहीं होता है। तो बताओ, यहाँ कहीं आग लगी है क्या? नहीं। कैसे पता? धुआं नहीं है। तो इदम का मतलब हुआ यह मतलब कौन? यह मतलब कौन? साधन, मतलब धुआं। वही नीचे देखो आप, तुम मिल जाएगा। यथा अग्नौ एव धूमः। इदम कौन सा वचन है?
इदम शब्द कौन से वचन का है? प्रथमा का एक वचन है। अब देखो नीचे की लाइन, यथा अग्नौ एव धूमः, इसमें बताओ एक वचन कहाँ है? धूमः में है। तो इदम शब्द के लिए उदाहरण है धूम, और अस्मिन इसके लिए क्या शब्द है? अग्नौ। कल मैं शब्द रूप पूछूंगा इकारांत शब्द के और अदस शब्द के, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, चलिए अभी बात अदस शब्द के पुल्लिंग के नपुंसक लिंग के रूप, अदस उस रचनानुवाद में है। अदस शब्द के किसके रूप? नपुंसक लिंग। और इकारांत शब्द स्त्रीलिंग इकारांत शब्द के मति। बस ठीक है, बोलिए महावीर भगवान की। जय हो। कल मिलते हैं अंतिम कक्षा के लिए।